हरे कृष्ण। तो आज की कहानी इस विषय पर है कि संतान काबिल होगी कि नहीं, वो हमें हमारी जिम्मेदारियों से फ्री कर सकेगी कि नहीं, हम समय पर उनका शादी ब्याह कर सकेंगे कि नहीं, या उससे संबंधित जो जिम्मेदारियां क्या वो आराम से होंगी। यानी विषय ये नहीं है कि बच्चे आपके लिए बुरे हैं, विषय ये है कि क्या हम अपने बच्चों की जिम्मेदारियों से समय पर फ्री हो सकेंगे, उनको कामयाब बना सकेंगे, उनको जीवन में वो सुख दे पाएंगे जो उनका अधिकार है। तो हमने बच्चों की तरफ से नहीं देखना है, इस बार पेरेंट्स की तरफ से इस कहानी को समझना है कि क्या कुंडली में ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से चाह के भी हम अपने बच्चों को वो सुख नहीं दे पाते जो हमें देना चाहिए, या हमें बच्चों की उन जिम्मेदारियों को पूरा करने में बहुत तकलीफ होती है जो कुछ लोग बड़े आराम से पूरा कर लेते हैं। तो काबिल बच्चे मिलना और काबिल पिता होना दोनों अपने आप में अलग अलग बड़ी बातें हैं। तो हमारा कुल मुद्दा यहां पर यह समझने का था कि हमारी कुंडली में हमारे उत्तराधिकारी बहुत अच्छे होंगे कि नहीं, हमारे लिए हेल्पफुल होंगे कि नहीं, हम उनके लिए सब कुछ कर पाएंगे कि नहीं, इत्यादि इत्यादि। तो महाभारत की एक कहानी सुनाता हूं जो महाभारत का मूल है, जहां से महाभारत शुरू होता है। राजा भरत की कहानी सुना रहा हूं। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे, बहुत ही बली थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, और उन्होंने भारतवर्ष को जहां तक सीमाएं बढ़ाई जा सकती थी वहां तक अपनी सीमाओं को बढ़ा दिया। तो चक्रवर्ती सम्राट हो गए, कामयाब हो गए। उनके 9 पुत्र थे, पर चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष और आज हम भारत कहते हैं पड़ा, उनकी 9 पुत्र संतानें थी। लेकिन वो एक भी पुत्र संतान को इस काबिल, इस लायक या इतना कैपेबल नहीं मानते थे कि वो उनकी जगह उनका उत्तराधिकारी बने और राज्यों को संभाल सकें। तो उस समस्या के लिए फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने ही राज्य के एक ब्राह्मण के बेटे को गोद लिया, इस दृष्टिकोण से कि राजा समस्त प्रजा का पिता है, इस नाते सभी मेरे बेटे हैं और मैं अपने किसी भी बेटे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकता हूं। तो राजा ने उन 9 बेटों को जो उसके स्वयं से पैदा थे, जिनका वो बायोलॉजिकल फादर था, उन्हें अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया, बल्कि एक ब्राह्मण के बेटे को गोद लिया और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया, या यूं कहिए प्रजातंत्र की शुरुआत करी। आखिर ये जरूरत ही क्यों पड़ी उनको? क्यों उनके 9 बेटों में से कोई भी इतना लायक नहीं था? कोई तो कमी होगी राजा भरत की कुंडली में कि इतने कामयाब, इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट महाराज बनने के बाद भी काबिल संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ जो उनके नाम को आगे बढ़ा सकता, उनके काम को आगे बढ़ा सकता। यही हमारा आज का टॉपिक है। तो इसी को हमने आगे लेके चलना है कि क्यों ऐसा होता है कि चाह के भी हम वो यश अपने बच्चों से प्राप्त नहीं कर पाते कि जो मिलना चाहिए। इससे उल्टी करके कहानी सुनाता हूं। एक थे राजा बिंबिसार, बिंबिसार भी कहते हैं, बिंदुसार भी कहते हैं, तो चलिए बिंदुसार रख लेते हैं। तो बिंदुसार के लिए एक बहुत ही बड़ा शब्द इस्तेमाल होता है, पिता का पुत्र, पुत्र का पिता। भाग ये कि उसके पिता थे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, तो पिता का इतना बड़ा नाम था, और उनके बेटे थे सम्राट अशोक। अब अशोक का भी बहुत नाम है, उन्हें हम महान शासकों में गिनते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य को कौन नहीं जानता है। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और सम्राट अशोक के पिता थे। उनकी स्वयं की पहचान इससे अधिक कुछ नहीं। यानी चंद्रगुप्त मौर्य को जो बेटा मिला वो उतना काबिल नहीं था, पर बिंदुसार को जो बेटा मिला वो बहुत काबिल था। तो कुछ को इतने काबिल बच्चे कैसे मिल जाते हैं और कुछ लोगों को ऐसे बच्चे क्यों नहीं मिल पाते जो उनकी उत्तराधिकारी बने, कामयाब बने? यही हमारा आज का विषय है। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष में ही इसी बात को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके मैं समझाऊं, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल्स के तौर पर मैं आपको 4-5 एग्जाम्पल दिखाऊंगा, और जिससे कि आप इस सब्जेक्ट को समझें। अगर कोई समझना चाहता है तो विषय को साधारण शब्दों में रखने का ही प्रयास करूंगा, जिससे
आपके लिए उसे समझना सहज हो। तो पहले फिर से समझ लेते हैं कि राशियां क्या हैं। जो 1 नंबर है, जहां भी मैथ का 1 नंबर लिखा है उसे मेष राशि कहते हैं, स्वामी मंगल। 2 नंबर लिखा है वृषभ, उसे स्वामी शुक्र। यानी अगर 2 नंबर लिखा है कुंडली में तो 2 नंबर को वृषभ राशि कहते हैं, उसका स्वामी होता है शुक्र। 3 मिथुन, उसके स्वामी बुध। 4 कर्क, उसके स्वामी चंद्र। 5 सिंह, उसके स्वामी सूर्य। 6 कन्या, उसके स्वामी बुध। 7 तुला, शुक्र। इसी तरीके से बाकी आप इन्हें कागज पे अलग से लिख लें, जिससे आपको अपनी कुंडली को जब आप देखें तो थोड़ा समझना और देखना आसान हो जाए। अब एग्जाम्पल लेते हैं। ये आज का पहला एग्जाम्पल है और इनकी कुंडली में एक विशेष योग यहां पे लागू है। लग्न क्या है? मीन। मीन लग्न की कुंडली है। मीन लग्न 12 नंबर, ये हुई लग्न, यानी इसका स्वामी क्या हुआ? गुरु। इससे 5वां घर कौन सा है? 1 2 3 4 5। 5वां भाव में बैठा है 4 नंबर, यानी कर्क राशि। कर्क राशि अपनी नीच राशि में चंद्र, ये रहा, आपने देखा अपनी नीच राशि में। 5वां भाव 1 2 3 4 5 और 5 में से 5वां 1 2 3 4 5, ये पंचम से पंचम। इसका स्वामी 8 नंबर वृश्चिक मंगल। मंगल अपनी नीच राशि में। तो पंचमेश और नवमेश ने भाव परिवर्तन किया। यहां का स्वामी यहां चला गया, यहां का स्वामी यहां चला गया, दोनों ही अपनी नीच राशि में आ गए। स्थिति तो बहुत खराब है, पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि चंद्र पर है और नवम भाव पर है, इसलिए संतान तो है, पर इनके 2 बेटे हैं। दोनों ही बेटों की शादियां हुई और दोनों ही बेटों के तलाक हो गए। इन्हें अपनी संतान से कोई सुख की स्थिति फिलहाल नहीं है। इसे भावात भावम कहते हैं, भाव से भाव को देखना। ये एक और कुंडली है, इस पे ध्यान देते हैं। ये मिथुन लगन की कुंडली है 3 नंबर, इसके स्वामी हो गए बुध। बुध की स्थिति क्या है? बुध ये बैठे हैं अच्छे घर में, लेकिन हमें क्या देखना है? 5वां घर 1 2 3 4 5। 5वां घर 7 नंबर, यानी तुला। तुला के स्वामी होगा शुक्र, और शुक्र का बैठे ये रहे। कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी इस कुंडली में पंचम भाव से, पंचम भाव का स्वामी शुक्र 12वें घर में बैठा है और पंचम भाव में राहु देवता बैठते हैं। तो हुआ ये कि इनको 3 संतानें हैं, 2 बेटियां 1 बेटा। बेटा मानसिक रूप से कमजोर है। एक बेटी की शादी हुई, उसका तलाक हो गया, दूसरी बेटी शादी करती ही नहीं है। तो इस स्थितियों को ध्यान से देखिए। राहु का 5वें भाव में जाना 5वें घर को खराब करता है। केवल एक कारण से निष्कर्ष नहीं निकालते, कम से कम 2 होने चाहिए, और पंचमेश 12 में चला गया। 2 कारण ऐसे निकले जिसके कारण इन्हें संतान से सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही। ये एक और कुंडली है। इस कुंडली में अगर हम ध्यान देंगे 1 2 3 4 5, पंचम भाव में लग्न का स्वामी मंगल 5वें घर में बैठता है। ये स्थिति तो सुंदर दिखती है। 5वें घर का स्वामी क्या है? सूर्य। वो कहां बैठा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें घर में। और 8वें घर का स्वामी मीन। मीन का स्वामी गुरु कहां बैठता है? ये रहा। यानी पंचम भाव का स्वामी 12वें घर में, 12वें घर का स्वामी पंचम भाव में। स्थान परिवर्तन। जब पंचमें सूर्य और द्वादशेश गुरु ने स्थान परिवर्तन किया, अर्थ ये निकला कि संतान मृत्यु के घर में चले गई अपने से 8वें, और मृत्यु का स्वामी 12वें आ गया। इस हिसाब से भी इनके 2 बेटे हैं। एक बेटा जन्म से ही विकलांग है, इस कारण इन्हें बहुत तकलीफ है अपने संतान के सुखों को लेकर। एक बच्चा पढ़ता नहीं है। ये एक और जन्म कुंडली है, इस पे ध्यान देते हैं। इस कुंडली में क्या स्थिति है? मिथुन लगन की कुंडली है। मिथुन 3 नंबर, इसके स्वामी हुए बुध। अब 5वां घर क्या हुआ? 1 2 3 4 5। 5वें घर का स्वामी 7 नंबर तुला। तुला का स्वामी शुक्र का है, ये रहा। अब ये घर कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, मृत्यु का भाव। तो संतान के घर का स्वामी मृत्यु के भाव में गया, और मृत्यु के भाव का स्वामी क्या है? 10 नंबर मकर। मकर का स्वामी शनि,
और शनि ये रहा। तो हमने क्या देखा, संतान के घर का स्वामी मृत्यु के घर और मृत्यु का स्वामी संतान के घर में चला गया। पंचमेश शुक्र और अष्टमेश शनि का स्थान पर दोनों के स्वामी एक दूसरे के घर में, और 8वें घर से किसी भी चीज को जोड़ोगे स्थिति खराब हो जाएगी। ये स्थिति तो बहुत खराब है, पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, इसलिए इन्हें 3 संतानें पैदा हुई, एक बेटा 2 बेटियां। एक बेटी शारीरिक रूप से थोड़ी तकलीफ में, बेटे ने लव मैरिज की और रूठकर विदेश चला गया। एक बेटी की शादी ही नहीं होती। इन्हें अपनी संतान से कोई सुख की प्राप्ति नहीं है। तो कैसा लगा आपको आज का ये कार्यक्रम? इस कार्यक्रम के संबंध में अगर आप अपना कोई विचार रखना चाहें तो रखें। आपका कोई प्रश्न है जो इसी कार्यक्रम से संबंधित है, जरूर पूछें। जितना हमसे संभव है उसका उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। और कोई ऐसा टॉपिक आपको लगता है जो आप जानना चाहते हैं, बताएं, उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।